अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और ये है आपका अपना चैनल रियल हॉन्टेड कहानियाँ। मैं जानता हूं आप ये आवाज़ मिस ज़रूर कर रहे होंगे और उन सब दोस्तों से माजरत चाहता हूं क्योंकि कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से मैं कोई भी वीडियो या स्टोरी अपलोड नहीं कर सका और उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन सब चीज़ों के बावजूद अपना प्यार देना बंद नहीं किया और अपनी स्टोरीज मुझे भेजते रहे। पर अब ये आवाज़ आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी और आपकी स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। आज की स्टोरी भी हमारी एक सब्सक्राइबर ईशा उमर ने हमें भेजी है, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। तो अपने दिलों को थाम लें और अपना हिसार कर लें और इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं और ईशा उमर की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी और आप इससे एक नया सबक ज़रूर सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा उमर, मैं ना आपका यूट्यूब चैनल देख के आई हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि आप हॉरर स्टोरीज़ वगैरह नरेट करते हैं। सो आई थॉट कि मैं भी आपको अपनी एक जूलिया की स्टोरी सुनाती हूँ जो कि रियल बेस है। ठीक है? अच्छा उमर, आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि जितने भी जूनियर्स आते हैं ना, सीनियर्स उनकी रैगिंग करती है, उनको परेशान करती है। उनका जो फर्स्ट डे होता है ना, उसको वो अजाब में डाल के रखती है और हमारे टीचर्स भी हमें कुछ नहीं कहते क्योंकि ये सबके साथ होता है। ठीक है? अच्छा, हम लोग का जो फर्स्ट डे था, हम लोगों के साथ भी बहुत बुराई किया हमारे सीनियर्स ने, मतलब यही कहूँगी। और हम लोगों ने कहा कि अब हमने अपना बदला तो लेना है, तो क्यों ना हम अपने जूनियर्स के साथ नहीं। हम लोग तब वेट कर रहे थे ना, हमने कहा कि अब हमारे जूनियर्स आते हैं तो हम भी उनको ऐसे ही परेशान करेंगे, मज़ा आएगा हम लोगों को। सो जब वो लोग आए तो हम लोगों ने कहा कि अब तो इनकी है नहीं है, तो हम लोग उनके टीचर्स बन के उनकी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रैगिंग की, बहुत ज़्यादा। और कुछ तो उनमें से रोने वाले हो गए कि हम लोग के ऐसे टीचर्स हैं। हमने उनको कहा लड़कियों को कि तुम लोगों ने अपने बाल बंद करके आने हैं, तुम लोगों ने अपने नेल्स काट के आने हैं, तुम लोगों ने अबाया पहन के आने, इस तरह की बात है ना। और उनमें से आधी तो मतलब आधी मारी गई थी सुन के हम लोग उनके टीचर्स हैं। इस तरह हम लोगों ने उनको बहुत तंग किया। तो है बाद में हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग तुम लोग के टीचर्स नहीं हैं, हम लोग तुम लोग के सीनियर्स हैं, तुम लोगों के साथ रैगिंग हो गई है, इस तरह की बातें। और उनमें से एक लड़की थोड़ी देर के बाद उठ के खड़ी हुई और उसने कहा कि थैंक गॉड आप लोग हमारे टीचर्स नहीं हो, क्योंकि अगर आप लोग हमारे टीचर्स होते ना तो हम लोगों ने भाग जाना था। और खासतौर पे मैंने भाग जाना था और मुझे लग रहा था कि आज मेरा फर्स्ट एंड लास्ट डे है, क्योंकि यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किलों से आई हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे बहुत मुश्किलों से भेजा है, खासतौर पे मेरी मामा ने। हम लोग उस चीज़ को लाइट ले गए, हम लोगों ने ऐसे ही मजाक में उसको डाल दिया, हम लोगों ने उसकी बात पे गौर नहीं किया। तो वो जो लड़की थी ना, हम लोग को बाद में पता लगा टॉपर थी वो। उसने मैट्रिक में भी टॉप किया, उसने एफएससी में भी टॉप किया, आगे यूनी में भी जब मिड्स हुए वो टॉप पे थी। ठीक है? बहुत थी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी थी वो। और आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जितने भी सीनियर्स होते हैं ना, जूनियर्स को उनके साथ बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है सीनियर्स को कि किस तरह से हमारे जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो पेपर बनाएंगे, किस तरह से टर्मिनल बनाएंगे, किस तरह से हमारे मिड्स के बनाएंगे, किस तरह से क्विज आते हैं, इस तरह की चीज़ें। और चेकिंग किस तरह से होती है। तो वो अक्सर पूछने आया करती होती थी वो लड़की। उसके साथ ना मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई बाद में। तो उसके साथ बातें वगैरह बहुत हर टाइम पढ़ती रहती होती थी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। तो हम लोग के मिड्स हुए और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए ना। तो आगे उसके बाद हम लोगों के होने थे टर्मिनल्स, जो कि फाइनल होते हैं।
अच्छा, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर था ना उनका, उसमें वो पहले बड़ी परेशान कि यार मैंने कभी टर्मिनल्स नहीं दिए, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मैंने कहा कुछ कुछ नहीं होता, तुम रिलैक्स रहना, कुछ भी नहीं होगा। और उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने बताए, मैंने कहा कि इस तरह के टीचर्स वगैरह डालते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, तो तुम ये कर लो। तो बाकी वो तैयारी वगैरह करती बहुत ज़्यादा उसने की, ठीक है। जब हम लोगों का पेपर था ना पहला टर्मिनल का, सारे बच्चे ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं, वो भी बैठी हुई है वहाँ पे। पेपर लिखते लिखते उसकी इतनी बुरी हालत हुई, इतनी उसकी बुरी कंडीशन हुई कि वो ना बिल्कुल एंड, उसका ऐसा लग रहा था कि उसका बस एंड होने लगा। और उसने जैसे तैसे करते अपना पेपर दे दिया, ठीक है। वो पूरा उसका कंप्लीट हो गया पेपर। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल चली गई उसके बकौल। और फिर बाद में अगले पेपर्स में उसने कोई तैयारी नहीं की, जो उसने पहले पढ़ा हुआ था वही वाला, उसने कोई रिवाइज भी नहीं उसने कुछ किया, कुछ भी नहीं उसने किया। ऐसे ही ना वो पेपर देती होती थी, आगे उसकी कंडीशन इतनी बुरी होगी। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं। है वो 6 पेपर्स तो हो गए उसके डन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों की उसकी सेकेंड सेमेस्टर की लगी और हम लोगों की 4th सेमेस्टर की क्लासेस लग गई। अब उसकी जो कंडीशन थी ना, वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी और कहती है कि मैं बैठे बैठे मैं बेहोश हो जाती हूँ। और एक्चुअल में हमने देखा भी था उसको, वो बैठे बैठे लड़की बेहोश हो रही है, कभी उसको बुखार हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसके घर वाले भी उसको हॉस्पिटल्स लेके जा रहे हैं, इतने उसके डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं रोज डेली बेस पे ना, उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो रही है। फिर हम लोग के टर्मिनल्स के पेपर आए। हम लोगों का 4th सेमेस्टर था और उन लोगों का था 2nd सेमेस्टर, ठीक है। फाइनल जो पेपर होते हैं, उसमें उस लड़की की इतनी बुरी कंडीशन हुई है, उम्र इतनी ज़्यादा कि वो, अब हम लोगों का फर्स्ट पेपर था तब भी। अच्छा, पेपर दे रही है वो, उसको सारा आता था, ठीक है। और पेपर देते देते दरमियान में ना आके उसने पेपर अपना छोड़ा है और जोर जोर से हंसने लग पड़ी है। और पूरे हॉल के अंदर उसकी आवाज़ें गूंज रही हैं उस लड़की की। और सारे बच्चे अपना पेपर छोड़ के उसकी तरफ देख रहे हैं, सारे टीचर्स आके देख रहे हैं कि बेटा क्या हो गया आपको, आप ठीक हो। और उस लड़की ने क्या किया, अपना पेपर छोड़ के उसके ऊपर लिखना छोड़ के उसके ऊपर लाइंस लगाने लग पड़ी अपने पूरे पेपर के ऊपर। और लाइंस भी जो उसने लिखा है वो सारा कट कर रही है और जोर जोर से हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। और उस टाइम उस पॉइंट पे आके टीचर्स आके, एक हमारी फीमेल टीचर होती थी, वो कहती है कि क्या हो गया आपको बेटा। उनको ना पता नहीं क्या हुआ, उनको गुस्सा आ गया, वो उसको डांटने लग पड़ी ना। मैम ने कहा कि ये काम छोड़ो, तुम ना पेपर करो, तुम पागल हो गई हो ये वो। और वो और ज़्यादा हंसी जा रही है। हमारी एक साइकोलॉजी की मैम ने देखी तो वो कहती है कि इसको पैनिक अटैक हो रहा है, इसने शायद स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया है तो इसको पैनिक अटैक्स हो रही हैं, तो आप ना ऐसा करेंगे इसको ऑफिस में ले आए तो ठीक हो जाएगी। और वो लड़की हिल भी नहीं रही है, उसको हमारे जो मेल टीचर्स थे उसको पकायदा वो पकड़ के लेके गए हैं वहाँ पे। उनसे कहती है, और उनकी वो बकौल की इतनी ये थी ना, मतलब पतली सी थी वो लड़की। और कहती है कि हम लोगों से वो घसीट के लेके जा ही नहीं जा रही थी, अल्लाह जाने क्या था उसके साथ, क्या हुआ उसको। कहती है इतनी वो फजली हो गई कि वो हमसे घसीट के लेके नहीं जा रही थी वो। है उसको वो ऑफिस में किसी तरह लेके गए और वहाँ पे जाके भी वो जोर जोर से हंसी जा रही है। उम्र इतना ज़्यादा वो हंस रही थी कि ऑफिस हमारा आई थिंक थोड़ा दूर है, मैं आपको इस तरह बता नहीं सकती है, वो दूर है हमारा ऑफिस। तो वहाँ पे ना जाके उस लड़की की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि हमारे हॉल तक उसकी आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। और वो हंसने की, हम सारे अंदर से परेशान हो रहे कि क्या हो रहा है। और पता है बंदे के माइंड में सोची से आती है कि उसको कुछ हो रहा है। एक हमारे थे सर, तो वो हाफिज़ कुरान है, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर दम करें आप लोग ना। तो हम लोग भी दिल में पढ़ते रहे, उन्होंने भी ना कुछ पढ़ के पानी के ऊपर उस पर दम किया और उस लड़की के ऊपर उन्होंने पानी फेंके। जब तक उसके घर वाले नहीं आ रहे थे, उसके पेरेंट्स को भी कॉल की हुई थी ना उन्होंने, और उन्होंने जैसे ही दम वाला पानी उसके ऊपर फेंका और वो लड़की वहीं पे बेहोश हो गई। और वो लड़की उम्र बेहोश रही है तब तक पानी का असर शायद खत्म नहीं हुआ, क्या हुआ है। उसके पेरेंट्स आए हैं, उसको घर लेके गए हैं। उसके पेरेंट्स के बकौल वो जब घर गई है तो जोर जोर से चीखें मारने लग पड़ी है, अपने आप को वो मारने लग पड़ी है।
बहुत उसकी बुरी कंडीशन हो गई थी। अच्छा, मैं उसके पेरेंट्स ने कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पास ना हो गई हो, जिसके पास उसका ट्रीटमेंट ना हुआ हो। और हर डॉक्टर ने कहा कि ये जो इसकी कंडीशन है ना, ये हमारी समझ से बाहर है, हमें समझ नहीं आ रही है कि इसको क्या हुआ है, किस तरह से ये हो रही है। और एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि इसको किसी आमिल के पास ले जाएं, क्योंकि इसका जो इलाज है ना वो मेडिसिन से नहीं होने वाला, इसका कोई रूहानी इलाज करवाएं आप लोग। तो उसकी मम्मा ने जब ये सुना तो वो इतनी शॉक्ड हुई और उन्होंने ना फिर आमिल के पास जाके इलाज वगैरह करवाना शुरू किया। किसी ने कहा कि इसके साथ 2 चुड़ैल हैं, किसी ने कहा कि 3 है, इस तरह की बातें। और फिर किसी ने कहा कि आपके घर में साया है, ये छत पे गई थी, कोई जिन आशिक हो गया होगा इसके ऊपर, इस तरह की बातें। फिर पैसे लेने की बहाने होते हैं ना, तो ये कहते थे कि आप लोग ऐसा करिए, हम इतने पैसे दे दें, हम उसका इलाज कर देते हैं, ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और घर वालों को अपनी औलाद से बढ़ के तो कोई भी नहीं होता, तो वो पैसे दे देते होते थे। तो फिर भी कोई उसको पे फर्क नहीं पड़ता था। फिर इस तरह से उसके दिन ब दिन ना और कंडीशन उसकी खराब होती जा रही थी। वो अपने आप से बातें करती होती थी और ज़ोर ज़ोर से चीखती होती थी, फिर खुद को नुकसान पहुंचाती होती थी वो। और कभी कभी तो अपना जो सर है ना वो दीवार के साथ मारा करती होती थी, और इतना ज़्यादा करती होती थी वो कि उसके सर से खून निकलता होता था, उसका सर फट जाता होता था, उसके हाथों से खून निकल रहा होता था, अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाती होती थी वो। फिर एक दफ़ा उसकी मामा के बकौल उसके पास नाइफ पड़ी हुई थी और उससे अपनी वो पूरी बॉडी पे कट्स लगा रही है, और वो लड़की हंस रही है और जोर जोर से हंसी जा रही है, और उसकी आंखों से आंसू निकल रही हैं, लेकिन हंसी जा रही है वो। तो किसी को कुछ समझ नहीं आती होती थी उसकी कंडीशन की कि यार इसको क्या हुआ है, कि क्यों कर रही है ये। फिर आपको पता है, ये जो हमारे अपने होते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारे अपने होते हैं ना, यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये किसी इंसान को खुश भी नहीं देख सकते और ना ही वो ये देख सकते हैं कि वो उनसे आगे निकल जाए। इसी तरह से ये जो आपको पता होगा, ये पथरीटा शरीफ वाले एक पीर साहब है, मुझे उनका नाम नहीं आता था, उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो वो उनके पास लेके गए अपनी बेटी को, उन्होंने यूट्यूब पे देखा था उनके बारे में सारा कुछ कि वो इलाज वगैरह कर देती हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। तो उनके पास लेके गए तो उन्होंने उसके अंदर वो कोई जिन था, आई थिंक सो, उसकी हाजिरी करवाई है। और उसने कहा है कि मैं जो हूँ ना, मैं तावीज़ों के ज़रिए आया हूँ इसके ऊपर, और मैं ऐसे निकल भी नहीं सकता हूँ, मैं पाबंद हूँ अपने मालिक का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें अपने पास रख लेते हैं, तुम बच्ची को छोड़ दो। तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम बताओ कि तुम कैसे आए हो इसके ऊपर, किसने करवाया है, क्या तवीज़ करवाया है। तो उसने कहा कि इसके बर्बादी का करवाया है और इसको मारने का करवाया है कि ये ख़त्म हो जाए लड़की, और हसद की वजह से करवाया है। और करवाया भी इसकी अपनी सगी फूफो ने था। और फिर उसकी मामा ने बाद में बताया कि उसकी जो फूफो थी ना, वो चाहती थी कि उनके बेटे के साथ इसकी शादी हो जाए, और वो इसकी यूनी जाने के खिलाफ हुआ करती थी। वो कहती थी कि इसका एडमिशन ना करवाओ तुम। तो ये जो इनकी बेटी थी तो इसको वो पसंद नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था वो लड़का बेसिकली। तो वो कहती थी कि मैंने पढ़ना है और मैंने इससे शादी भी नहीं करनी। और वो लड़की कभी मानी नहीं थी उससे शादी करने के लिए। तो उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो इसको अपनी बेटी को समझाते होते थे कि बेटा कुछ नहीं होता, एक दफ़ा शादी कर लो, वो ठीक हो जाएगा, तुम उसको जैसे रखोगी तुम्हारी बात मानेगा। वो लड़का भी उसको ऐसी तसल्लियाँ देता होता था, उसकी फूफो भी यही वाली। लेकिन वो नहीं मानती थी, कहती थी कि नहीं मुझे पसंद ही नहीं है वो। और उसकी फूफो ने आके गुस्से में उसके ऊपर तवीज़ करवा दी, और उसके अंदर कोई ये जो होते हैं जिन्नात वगैरह इनकी करवा दी। तो उसकी जो मामा थी ना लड़की की, वो कहती होती थी कि एक दिन ना इसने मुझसे फरमाइश की, वो खाना नहीं खाती होती थी लड़की, उनकी जो बेटी थी। तो उसने कहा कि मामा मैंने चिकन खाना है, और उसको बांध के रखा होता था उन्होंने ना अपने घर में। वो कहते थे कि इसको हमने खोला तो ये भाग जाएगी, घर से भाग जाती होती थी वो।
और फिर उसके सारी फैमिली वाले उसको ढूंढते होते थे, फिर जाके कहीं मिलती होती थी कब्रिस्तान के अंदर, कभी इस तरह की वीरान जगहों पे जाके बैठी होती थी वो। तो उसको बांध के रखा होता था। तो एक दिन उसने फरमाइश की कि मम्मा मैंने चिकन खाना है। तो उसकी मम्मा इतना हैप्पी कि मेरी बेटी ने मुझसे चिकन मांगा है, और अब क्या पता कोई तब्दीली आने लग पड़ी है इससे, क्योंकि इसने पूरा महीना हो गया कुछ नहीं खाया, ना उसने पानी पिया था ना उसने कुछ खाना खाया था, और वो मारती होती थी अपने आप को ज़्यादा जब उसके पास कोई खाना वगैरह आता होता था, और वो खाना भी फेंक देती होती थी। उसके पास कोई जाता नहीं था डर के मारे, उसके अपनी सगी बहन भाई तक उसके पास नहीं जाते होते थे, वो डरते होते थे उससे, सिवाय उसकी मम्मा की और कोई भी नहीं जाता था। तो उसकी मम्मा उसके लिए लेके आई चिकन, और उन्होंने उसको प्लेट में डाल के दिया है, और वो कहती है कि वो आके कहती है कि मम्मा बस आप मुझे इतना ही देंगी। तो कहती है कि मेरी आंखों में इतने आंसू आए, और मैंने कहा कि मेरी बेटी ने खाना है तो मैं उसको और दे देती हूँ ला के। तो कहती है कि मैं ना गई हूँ किचन में जाके मैंने चिकन उठाया, और वो जिस हांडी में उन्होंने बनाया था ना, कहती मैं पूरी की पूरी उसके पास लेके आ गई, और मैंने कहा कि ये लो बेटा जितना तुमने खाना है तो तुम डाल लो, तो तुम खा लो। तो कहती है कि मैंने उसको वो हांडी पकड़ाई है, और उसने वो प्लेट ऐसे एकदम से पीछे किया, और वो हांडी में से गर्म हांडी थी, वो हाथों से खाने लग पड़ी है उस हांडी के अंदर से। और कहती है कि मैं उसको देख रही हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि बेटा किस तरह से खा रही हो, और वो खा भी अजीब तरह से रही थी, और जैसे जानवर नहीं खाते कहती है उस तरह उसके मुंह से आवाजें आ रही थी, और वो खाई जा रही थी, और वो आधा उसके मुंह से नीचे गिर रहा, हाथों से वो खा रही थी, उसके मुंह पे लग रहा था सारा सालन, इस तरह से अजीब तरह से वो खा रही। कहती है कि मुझसे ज़्यादा देखा नहीं गया, मैं वहाँ से भाग गई थी, और रूम बंद करके मैं चली गई। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर चीखने की आवाज़ें आई हैं कि मम्मा मुझे और भूख लगी है, मैंने और खाना है, मुझे और ला के दें। तो कहती हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ और जाके उसको और दे के आऊँ। तो कहती हैं कि फिर चीख रही थी वो बहुत ज़्यादा, तो उसके बाबा ने उसकी आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं उसको दे रही हो, जाओ और बनाओ उसको, हमारी बेटी ने फरमाइश की है तो और उसको बना के दो। तो कहती मैंने और चिकन बनाया है, वो पूरी जो हांडी थी ना उसने उसके पास मैंने रखी है, और वो उसको भी उसने ऐसे ही खाया, और वो हांडी वो खुद नहीं खा रही थी, उसके अंदर से वो खुद नहीं खा रही थी, वो जो उसके अंदर कुछ चीज़ थी ना, कुछ भी था, कोई या सेब वगैरह कोई कुछ भी था, वो खा रहा था। और इतनी उसकी बुरी कंडीशन थी, उसकी आंखें, उसकी मम्मा कहती है ब्लड हुई हुई आंखों से आंसू निकली जा रही, वो खाई जा रही, रुक ही नहीं रही थी वो। फिर कहती है कि हम लोगों ने उसका वही वाला रूम लॉक किया, और हम लोग फिर भाग गए दूसरे वाले रूम्स पे। हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं, डरते रहे इतना ज़्यादा, पूरी रात उनकी बेटी चीखती रही है। कहती हैं कि बहुत उसकी बुरी हालत हो जाती है, हम लोग हर बंदे के पास गए, हर आमिल के पास गए हैं, किसी से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो पथरीटा शरीफ वाले थे ना, उनके पास भी उसको लेके गए, तो उनसे भी कोई 10-15 दिन वो ठीक रही है, फिर उसकी वही वाली कंडीशन हो गई थी। तो अभी तक कहती हैं कि वही वाली उसकी कंडीशन है, नहीं होती वो ठीक। तो अब हम दुआएं करते हैं। अभी भी कहती हैं कि वो अकेली घर में होना, अकेले तो उसको कभी छोड़ा नहीं है, लेकिन अब कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि वो अकेली होती है ना, तो पूरे घर के बाहर तक उसकी चीखों की आवाज़ें आती हैं, और अपने आप को वो इतना नुकसान पहुंचाती है। तो उसकी जो मामा है ना, वो दुआएं करती हैं कि मेरी बेटी फौत हो जाए, इतनी उसकी बुरी कंडीशन होती है। आप वो सोचो मैं कि कोई भी पेरेंट्स, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके बाप हो, या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो ना, आपके लिए कभी ये दुआ नहीं करेगा कि आपकी डेथ हो जाए। उस लड़की की इतनी बुरी हालत होती है। मैं आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जिनकी औलाद कुछ खाती नहीं है, जिनकी औलाद डेली अज़ियत से गुजरती है, डेली उसकी चीखों की आवाज़ें उसके कमरे से बाहर आ रही होती है, और उसके घर वालों में इतनी ज़्यादा दहशत है ना कि वो उसके कमरे के दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोगों ने ये कुछ किया या उसको ज़बरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश की तो क्या पता हमें और हमारी औलाद ही ना मिले, वो कुछ भी नहीं कर सकते।
और मेरा ये स्टोरी रिकॉर्ड करवाने का मकसद भी यही था उमर कि मैं चाहती हूँ कि आप भी उसके लिए दुआ करें, मैं भी उसके लिए दुआ करती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी कहेंगे वो भी उसके लिए दुआ करें, क्योंकि जो दुआ में पावर होती है ना वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। क्या पता हम में से कोई एक इंसान ऐसा हो जिसकी दुआ अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं और दुआ में तो बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा। तो बाकी आप दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच शीशा उमर अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया अपना प्यार दिखाने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची कहानी और वाकयात मौजूद हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।